हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लर्नर का मेरे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 2 का तीसरा पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कवर किया है और आज उम्मीद है कि ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तीसरा पार्ट ही हमारा अंतिम पार्ट होगा और कल हम लोग इसका तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल हमने शायद वैज्ञानिक से परिचय आपका करा दिया था, लेकिन आज हम लोग फिर से इनके बारे में बात कर लेते हैं। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हैं और इनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुआ था। इन्होंने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान और रंगनचिट्टी पक्षी अभयारण्य खंडवा, कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये वैज्ञानिक का परिचय था। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं, ये आप बताएंगे। आपको करना है ये। एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो थल में रहते हैं, जो जंतु और पौधे थल में रहते हैं उनको थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियाँ और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। इस उदाहरण को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जब आप और आगे की क्लास में पढ़ेंगे उसकी जानकारी के लिए भी ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से, यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, ये आप अपने मन में सोचिए कि क्या हो सकता है। यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा, ये आप सोचिए अपने दिमाग में। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, ये भी एक प्रश्न है। आप सोचिए इसके विषय में। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आपके दिमाग में जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकल होता है और जो राइट ब्रेन होता है वो जो है क्रिएटिविटी से संबंधित होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट इस तरीके से माने गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखे थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। यहाँ पर जैव विविधता की हानि के बारे में बताया गया है कि हानि किस प्रकार से होती है। जब किसी जीव को भोजन नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा, वातानुकूलित मौसम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उस जीव की क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा वो जीव। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से, भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट वाले एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट। चीता पुनर्वास योजना 2022, चीता पुनर्वास योजना 2022, आप इसको याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बिल्कुल याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गूंडा वन के अन्य आवासों को भी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक, ये रहा बंगाल बाघ का चित्र, ये रहा चीते का चित्र, ये रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये तीनों के चित्र भी दिए गए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं इन तीनों को। आगे देखते हैं परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पवित्र उपवन वह आबादित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुँचने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। ये आपके लिए क्रियाकलाप भी दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहें। बहुत ही शानदार बात कही गई है। आगे देखते हैं प्रमुख शब्द। हमारा लेसन समाप्त ही है। ये प्रमुख शब्द दिए गए हैं कुछ, आप इससे पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये प्रमुख शब्द दिए गए हैं, हम लोग इसके बारे में एक एक जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक, एक हम नया पेज लेते हैं और उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। पहला शब्द है अनुकूलन। क्या है अनुकूलन? अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब ये होता है कि कोई निश्चित स्थान, जैसे ये कोई एक निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे स्थल है, तो तालाब में मछलियाँ हैं, स्थल में अन्य जीव रहते हैं, तो मछलियों को रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि मछलियाँ जो है जल के अंदर जब रहती हैं तो उनको घुली हुई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मछलियाँ डायरेक्ट वायु से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाती है, इसलिए उनको जल में घुली हुई ऑक्सीजन मिलती है, तब वहाँ जीवित रह पाते हैं। जो अन्य जीव हैं, जो स्थल में रहने वाले जीव हैं, वो डायरेक्ट हवा से यानी वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेते हैं। वे थल में रह सकते हैं, उनको जल ऊपर से पीने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन वो घुली हुई मात्रा में नहीं बल्कि वायु से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, सूर्य को डायरेक्टली सनशाइन उनको मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये अनुकूलन है कि उनके बॉडी के अनुसार उनको जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं उनको मिल रही है, वही उनका अनुकूलन है, तभी वो जीवित रह पाते हैं। अगला होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब ये होता है एक ऐसा जीव जैसे ये जलीय क्षेत्र है, यहाँ पर जल है, ठीक, ये जलीय क्षेत्र है, ये जो है स्थलीय क्षेत्र है, जलीय और स्थलीय। ठीक, तो एक ऐसा जीव अर्थात हम लोग मेढक ले सकते हैं, उस जीव को हम लोग मगरमच्छ ले सकते हैं। एक ऐसा जीव जो जल में भी रह सकता है और स्थल वाले क्षेत्र में भी रह सकता है, यानी जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र दोनों स्थानों में रह सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जलीय यानी जल में रहने वाला जीव जलीय कहलाता है। अब जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी पृथ्वी का एक निश्चित पार्ट ये है, ठीक, यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी भी रह रहे हैं, स्थलीय जीवों में मनुष्य भी रह रहे हैं, हाथी घोड़ा बंदर बिल्ली भी रह रहे हैं, इसी में अन्य कीट पतंगे भी रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी एक निश्चित क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में जीवों की विभिन्न विभिन्न जो वेराइटीज़ होती हैं, उनका रहना ही, उनका पाया जाना ही क्या कहलाता है?
उनका पाया जाना ही हमारा कहलाता है जैव विविधता। बीज पत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीज पत्र का मतलब होता है कि किसी पौधे में फल के साथ साथ बीज भी लगते हैं, तो वो बीज जब धरती में बोया जाता है तो उससे एक नन्हा पौधा बन के तैयार हो जाता है, उसी को बीज कहते हैं। अब इसमें देखते हैं द्विबीजपत्री पौधा, ठीक है, और एक होता है एक बीजपत्री पौधा। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा बीज, हमारे पौधे का एक ऐसा पार्ट बीज वाला जिसमें एक साथ दो बीज होते हैं, ठीक, उसे द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। इसके उदाहरण के अंतर्गत आता है हमारा चना, ठीक है। और एक बीजपत्री पौधा में केवल एक बीज पाया जाता है, जैसे हो गया हमारा उदाहरण में मक्का, यानी कि जिसमें केवल एक बीज पाया जाता है उसे एक बीजपत्री पौधा, जिसमें दो बीज पाए जाते हैं उसको द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं झगड़ा रेशेदार जड़। अब जड़ को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। मूसला जड़ और झगड़ा जड़, इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। मूसला जड़ें क्या होती हैं? मूसला जड़ें वे होती हैं, एग्जाम्पल से आप समझिएगा, ये हमारा वृक्ष है, ठीक है, ये हमारी धरती है। अब जड़ें हमारी जो मूसला जड़ें होती हैं इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। शाखाएं निकली रहती हैं, जड़ों में मेन शाखा जो होती है उससे भी कुछ ब्रांच शाखाएं भी निकली रहती हैं। इन्हीं जड़ को क्या कहा जाता है? मूसला जड़ कहा जाता है, ठीक है। और झकड़ा जड़ किसे कहते हैं? तो झकड़ा जड़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। झकड़ा जड़ें वे होती हैं, जैसे हमारा ये वृक्ष है, ये धरती है, और झकड़ा जड़ें वे होती हैं कि पेड़ से एक ही स्थान से बहुत सारी जड़ें निकली हुई होती हैं, इनमें ब्रांच जड़ें नहीं होती है, ऐसे एकदम एकदम गजीन होती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं झगड़ा जड़ें। यानी इनसे साइड से उप शाखाएं नहीं निकलती है, केवल एक ही जो निकलती है शाखा वही मेन होती है, इसी को कहा जाता है झगड़ा जड़, ठीक है। आगे देखते हैं आवास। आवास का मतलब होता है रहने का स्थान। रहने का स्थान से मतलब होता है विभिन्न विभिन्न जीवों के रहने के स्थान अलग अलग होता है। जैसे जो मनुष्य है वो घर में रहते हैं, ठीक है। जो मछली है, मछली कहाँ रहती है? तो मछली जल में रहती है, ठीक है। और क्या देखते हैं, जैसे चूहा है, चूहा जो है बिल में रहता है। कहाँ रहता है? चूहा बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है? सांप भी बिल में रहता है, चूहा भी बिल में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं शेर कहाँ रहता है? शेर जो है मांद में रहता है, ठीक, कहाँ रहता है? शेर जो है मांद में रहता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। बंदर कहाँ रहते हैं? बंदर रहते हैं पेड़ की शाखा पर। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ की शाखा पर। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों का रहने के स्थान अलग अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग जीवों की अलग अलग रहने का स्थान होता है। आगे देखते हैं, अब वृक्षों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। शाख, झाड़ी, वृक्ष, ये इन तीनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं? हम लोग सीरियल से पढ़ते हैं। वृक्ष किसे कहते हैं? जो हमारा वृक्ष होता है ये हमारी धरती है, इस धरती से थोड़ी ऊपर काष्ठीय यानी लकड़ी का एक बेलन नुमा जो है संरचना होती है, उसके ऊपर उसकी पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, टहनियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। धरती के नीचे ऐसे उनकी जड़ें होती हैं। तो वृक्ष का मतलब होता है उनकी ऊंचाई काफ़ी होती है, धरती से थोड़े ऊपर कुछ हाइट के बाद ही उनकी जो शाखाएं होती हैं वो होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग वृक्ष कहते हैं। अब झाड़ी किसे कहते हैं? झाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो झाड़ियाँ क्या होती हैं कि जैसे हमारी ये धरती है, धरती से पेड़ के सिस्टम से थोड़ा सा हट के होती है। जैसे पेड़ की जो धरती से हाइट होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, और जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ जो है पेड़ से बहुत छोटी हाइट की होती हैं, और उनकी जो झाड़ियों की जो टहनियाँ होती हैं लगभग पृथ्वी के समीप से ही निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है।
पृथ्वी के समीप से ही निकलना शुरू हो जाती हैं, जबकि पेड़ में ऐसा नहीं है। पेड़ में लगभग ज़मीन से काफ़ी ऊंचे पे के बाद ही उनके तने पत्तियां निकलना शुरू होती हैं। तो ये जो है क्या है, ये जो है झाड़ी है, ठीक है, और ये जो है पेड़ है यानी वृक्ष है। ये इसमें अंतर हो सकता है, ठीक है। अब साग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साग होता है कि ज़मीन से बिल्कुल सटा हुआ होता है। ज़मीन है, ज़मीन से बिल्कुल सटा हुआ एरिया होता है ऐसे, और ऐसे ऐसे उसकी पत्तियाँ, तने, सारी चीज़ें निकली रहती है। इसी को झाड़ी कहते हैं। झाड़ी के अंतर्गत हमारा टमाटर का पेड़ टमाटर आ सकता है। झाड़ी के अंतर्गत हम लोग गुलाब के पेड़ से समझ सकते हैं। वृक्ष में हम लोग आम का पेड़ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। और थलीय में जो जीव स्थल में पाए जाते हैं उनको थलीय जीव कहते हैं। शिरा विन्यास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिरा विन्यास का मतलब होता है कि पत्तियों का शिरा विन्यास के बारे में यहाँ बताया गया है। अब पत्तियों का शिरा विन्यास दो प्रकार होता है। एक होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास और एक होता है समांतर शिरा विन्यास। अब जालिका रूपी शिरा विन्यास कैसा होता है, आइए देखते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास में ये ऐसे होता है और फिर ऐसे ऐसे पत्तियों में संरचनाएं बनी होती हैं। इसी को हम लोग जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। और समांतर शिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर शिरा विन्यास कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। समांतर शिरा विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। ये पत्तियों की संरचना है, मुख्य है समांतर शिरा विन्यास और जालिका रूपी शिरा विन्यास, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई। आगे देखते हैं। आगे कोई खास चीज़ें हैं नहीं, यहाँ पर आपको अवलोकन करने के लिए दिया गया है। कुछ सारांश यहाँ पर दिया गया है। सारांश क्या है, पहला पॉइंट, हम विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। सही बात है, पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। अगला पॉइंट, पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखने योग्य है। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानताएं और विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट, पौधों के उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। ये भी हमने अभी बताया। आगे, पौधों के उनके बीज में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। यह भी आज हमने बताया, आज की क्लास में समझाया है हालांकि। आगे, एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास प्रदर्शित करते हैं और उनमें झकड़ा यानी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में मुख्यतः जालिका रूपी शिरा विन्यास प्रदर्शित होता है और उनमें मूसला जड़ें पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला, पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहा जाता है, ठीक है। आवास के आधार पर जंतुओं और पौधों के थलीय और जलीय रूप में समूह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आवास की क्षति से जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ आपको बताने जैसा कुछ है नहीं, यहाँ इस चीज़ को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ भी इस चीज़ को हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। ये क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अपने आप से, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करिए, जिससे उनको मदद मिल सके। अब कल की क्लास में हम लोग NCERT क्लास 6 लेसन 3 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 6 NCERT लेसन 3 को कवर करेंगे। नमस्कार।